मांडर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत दर्ज की है। 23,690 मतों से शिल्पी ने यह जीत दर्ज की है। इस जीत के क्या मायने हैं, आने वाले दिनों में इस जीत का झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे दोनों हैं। एक एक कर दोनों से बात करेंगे और आपको इस पूरे उपचुनाव के अंदर की राजनीति और इससे निकलने वाली बात और इसके बाद जो है वो सरकार पर कितना असर पड़ेगा इस पर भी बात करेंगे। एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाने की कोशिश हम तीनों मिलकर करेंगे। संजय, 23,690 वोट से शिल्पी नेहा तिर्की जीती। बंधु तिर्की भी लगभग इसी आसपास 100-500 अंतर से जीते थे। इस जीत के क्या मायने हैं? ये लगातार जो चौथी जीत है गठबंधन की सरकार के नेतृत्व में कहा जाए तो इसके क्या मायने निकाले? देखिए, जीत के मायने तो स्पष्ट हैं कि महागठबंधन में जो भी दल है वो मजबूत हुआ है। और ऐसे समय में जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके आसपास के लोगों के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के द्वारा जो है लगातार हमले किए जा रहे थे, और इसके अलावे सामाजिक आंदोलन अगर आप देखें कि खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग हो या फिर भाषा को लेकर के जिस तरीके से आंदोलन राज्य के कई इलाकों में हुआ, और इसके बावजूद अगर यह आंकड़ा जो कि 23,690 वोटों से जो मार्जिन लेकर के जीत दर्ज की है बंधु तिर्की की बेटी ने, वो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर जो है कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। और यही वजह है कि आप देखिए कि जिस तरीके से चुनावी परिणाम जो सामने आए हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी हो, झामुमो हो या फिर आरजेडी हो, जिस तरीके से दावा कर रहा है, वह यह स्पष्ट है कि इन लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा है। खास करके ऐसे समय में जबकि 2.5 साल इस गवर्नमेंट के हो चुके हैं। कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसे वायदे थे जो इन 2.5 सालों में नहीं हुआ। अब हम लोग जब कवर कर रहे थे और द फॉलोअप के जरिए जब अपने दर्शकों के पास रख रहे थे चीज़ों को, जो कि गठबंधन के नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान बोले जा रहे थे, चाहे वो कोई विधायक हो, कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो जो महागठबंधन में शामिल है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, जब वो मुख्यमंत्री भी 3 सभाएँ किए, उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने 2.5 साल बाद भी कोरोना को एक आधार बनाया। उन्होंने जनता को समझाने में कोरोना का नाम बार बार लिया कि क्यों 2.5 साल के भीतर जो है ज़्यादातर वो चीज़ें जो है डिलीवर नहीं कर पाए, जो कि 2019 के दौरान उनके द्वारा चुनावी वायदे किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद जनता जो है भरोसा कर रही है महागठबंधन पे। ये कोई पहली चुनाव नहीं है हेमंत सोरेन सरकार में कोई उपचुनाव। इसके पहले भी 3 उपचुनाव हुए, जो दुमका में आपने देखा, बेरमो में देखा, उसके बाद मधुपुर में देखा कि किस तरीके से महागठबंधन की जीत हुई है। अभी जो आपने जो एक आंकड़ा दिया कि 23,690 वोटों से जो जीती है शिल्पी नेहा तिर्की, इसे ज़्यादा वोट से तकरीबन 29,000 वोटों से पिछले बार जो है बंधु तिर्की जीते थे जब 2019 में चुनाव हुआ था। इनके अपोजिट उस समय देव कुमार धान थे। हाँ, जीत का अंतर बड़ा था, लेकिन इसमें बंधु तिर्की से ज़्यादा वोट जो है उनकी बेटी, जो कि इस बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहीं और जो जीत दर्ज की शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने वोट हासिल किया है। शिल्पी नेहा का वोट है 95,486, और पिछले दफ़ा जब 2019 में बंधु तिर्की जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनको वोट मिला था 92,491। तो देखिए बिल्कुल 3,000 वोट जो है महागठबंधन के वहाँ पे बढ़े हैं। हालांकि आप जब हम लोग लगातार ये बातचीत कर रहे हैं और पांडे जी जब अपनी बात रखेंगे तो आप इसको समझना होगा कि ये जीत कांग्रेस पार्टी के लिए उत्साहित करने वाली तो है, लेकिन कांग्रेस झारखंड गठन के बाद ये पहला मौका होगा कि कांग्रेस के सिंबल पर कोई चुनाव जीता है। कांग्रेस पार्टी अब भी जो है ऑन कैमरा भले ही कुछ बोल दे, मांडर सीट पर, बिल्कुल मांडर सीट की ही मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि हम लोग चर्चा उसी पे कर रहे हैं। तो ये जीत जो है कुल मिलाकर के बंधु तिर्की की ही है, क्योंकि आप देखिए कि 2000 इससे पहले बेरमो में कांग्रेस के ही इस सिंबल पर उपचुनाव जीत चुकी है कांग्रेस। नहीं, बेल्कुल बेरमो का अलग है। बेरमो सीट जो है राजेंद्र गठन होने के बाद यहाँ मांडर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी चर्चा मांडर पे हो रही है, इस पे बात हो रही है कि बंधु तिर्की की जीत इसलिए है क्योंकि 2019 के चुनाव में आप देखिए कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के जो उम्मीदवार थे मात्र 8,000 कुछ वोट लेकर के आए थे। सन्नी टोपो उम्मीदवार थे,
बीजेपी के भी कैंडिडेट थे वहाँ पे, एआईएमआईएम के भी कैंडिडेट थे, सबने वोट लाया और सबको जो सब पर भारी कौन पड़े थे, बंधु तिर्की पड़े थे। इस बार का भी आप जो चुनाव देखिए तो 8,000 पिछले दफ़ा जो 2-2.5 साल पहले जो वोट लाने वाली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, इस बार 95,486 वोट लाई है। तो ये बंधु तिर्की का जनाधार है, बंधु तिर्की का नेतृत्व है कि इस तरीके का वोट आया है। पंडित जी आप समझाइएगा कि ये जीत क्या सचमुच में बंधु तिर्की की जीत है या कांग्रेस की जीत है या गठबंधन सरकार की जीत है? सबसे बड़ी जीत यदि माना जाए तीनों में से एक किसी की तो किसकी होगी? बंधु तिर्की पर लोगों के विश्वास की जीत है। बंधु तिर्की वो चाहे झारखंड जन अधिकार मंच से लड़े हों तो भी जीते हों, जेबीएम से लड़े हों तो भी जीते हों, आज कांग्रेस से बेटी को लड़ा कर दिखा दिया तो भी जीते। तो ये वहाँ के लोगों का विश्वास का जीत है। चाहे वो बंधु तिर्की किसी भी दल में जाते हैं, उनका प्रेम हमेशा बना रहता है। सिर्फ एक बार टीएमसी में जो गए थे, जो 2014 में वो हार मिली थी उनको, और उस समय नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर भी थी, तो उस दौरान का अगर पीरियड कह दे तो वो विश्वास है जनता को कि जब पूरा कोई कहीं नहीं सुन रहा होगा हमारा, तो हमारा विधायक सुन रहा होगा, हमारा नेता सुन रहा होगा। इसलिए वो जनता बार बार इनको मौका देती है और उम्मीद यही है कि भाई वो उनके विश्वास पर खरे उतरते हैं। लगातार चौथी ये हार है बीजेपी के लिए। दुमका हारे, मधुपुर हारे, बेरमो हारे और अब यहाँ पर मांडर हार गए। क्या कारण मानते हैं कि बीजेपी लगातार ये उपचुनाव हार रही है? बीजेपी ट्राइबल सीटों पे अभी भी अपने आप को बेहतर स्थिति में ना समझे। इस चुनाव का परिणाम एक तो साफ हो गया। दूसरी बात, ये चारों सीटें ऑलरेडी महागठबंधन के पास थी और रघुवर दास के भी समय में आप याद करें तो एक आंसू उपचुनाव हारी थी जो लोहरदगा सुखदेव भगत जीते थे। नहीं तो जो जिसका सीट रहता है वो आमतौर पे रिटेन कर जाता है। लेकिन 2 रिजर्व सीट हुए, दुमका और मांडर, 2 बेरमो और आपका मधुपुर, ये दोनों नहीं हुए, लेकिन फिर भी पार्टी वहाँ हारी। उन तीनों चुनाव में ये कहने को था बीजेपी के पास कि हमारा मार्जिन देखिए बढ़ा है, हम मतलब अंतर को कम कर दिए हैं। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ? कम हुआ। हाँ, इस चुनाव में जितना 23,000 एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है उपचुनाव में और एक विधानसभा में, इतना बड़ा मार्जिन से जीतना, तो जाहिर तौर पे बीजेपी जो संगठन के तौर पे काम करती है या जो जिन मुद्दों को वो जनता के बीच लेकर जा रही है, जनता को उस पर विश्वास नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से सरकार को घेरने में लगी हुई थी, जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनता ने बताया कि नहीं, हमारे लिए गठबंधन ही बेहतर है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया आज। तो बीजेपी को या तो मुद्दों को अब सोचना होगा कि लोकल लेवल के मुद्दे कौन से हैं, या फिर अभी 2.5 साल की सरकार ने जो काम किया है और जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हम कर पाएँ वो अब हमारी मेहनत है, जो नहीं कर पाए कोरोना की वजह से नहीं कर पाए। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कई लोग ऐसा लिख रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई वैसा वोकल नेता नहीं है, लोकल लीडर्स बंधु तिर्की के जैसे नहीं हैं। हेमंत सोरेन जब मंच पर उतरकर बोलने लगे, जिस हिसाब से जनता सम्मोहित थी, उस हिसाब का, उस लेवल का कोई नेता क्या सचमुच में बीजेपी के पास नहीं है? अभी उस क्षेत्र के लिए तो अट्रैक्शन नहीं थे कोई भी जो बंधु तिर्की के बराबरी का खड़ा हो सके, क्योंकि बंधु तिर्की वो समान तौर पे एक अपने आप में संस्थान है। बंधु तिर्की मांडर में किसी भी क्षेत्र में, मैं तो हर एक पंचायत गया, हर एक पंचायत में मेरा पहला सवाल यही होता था कि उनमें से कितने लोग बंधु तिर्की को जानते हैं और कितने लोग गंगोत्री खुजूर को जानते हैं। 2014 में गंगोत्री खुजूर को उम्मीदवार बनाया गया, वो जीती। 19 में देव कुमार धान को बनाया गया। अभी फिर जब 22 में उपचुनाव हो रहा है तो फिर से गंगोत्री खुजूर को। तो ये बार बार उम्मीदवार बदलना भी क्या नुकसानदेह नहीं? ये संभवतः ये आप समझ लीजिए ये पार्टी का अपना डिसीजन है। उम्मीदवार तो दोनों ढक के 3 ही पात निकले, चाहे गंगोत्री हो चाहे वो। 2019 में वो हारे थे देव कुमार धान, इस बार 2022 में गंगोत्री हार गई। गंगोत्री आज जब हार स्वीकार की, वो बाहर निकली तो वो बोली कि अगर कैंडिडेट का नाम की घोषणा पहले हो जाती तो ये दिन नहीं। अब ये समय है तो अब आप पॉलिटिक्स क्या कर रहे थे? अगर आपको विपक्ष के लायक बनाया गया था तो 2 साल 2.5 साल में आपने विपक्ष की क्या भूमिका अदा की मांडर विधानसभा में? भले चुनाव की घोषणा अभी हुई तो आप क्या ये सोच रहे थे कि हम
लास्ट का बचा 1 साल में प्रचार करेंगे बंधु तिर्की के खिलाफ। जो नेता जिस दिन हारता है फॉर द टाइम बिंग, कल अगर शिल्पी ये कहे कि अभी 1 साल मेरा टाइम है, हम थोड़ा उसके बाद काम करेंगे जनता के लिए, जनता के पास उतना टाइम नहीं है, तो विपक्ष को भी यही भूमिका निभानी पड़ती है। जिस दिन आप हारे उसी दिन से आपका काम शुरू, जिस दिन से जो जीता उसका काम शुरू। तो आपने 2.5 साल क्या किया, सोया क्या? या आपको ये विश्वास नहीं था कि अब पार्टी हमको कभी टिकट नहीं देगी? 2 बातें हो सकती है, इसी वजह से आप मेहनत नहीं किए, या फिर आप मेहनत भी किए, आपको पार्टी पे विश्वास था, लेकिन आपके मुद्दे वो नहीं थे जो जनता के मुद्दे थे। तो संजय, ये जो शिल्पी नेहा तिर्की जीत कर अभी आई, अब कांग्रेस की तरफ से 5 महिला विधायक हो गई। पूरे मंत्रिमंडल में कांग्रेस की तरफ से महिला प्रतिनिधित्व कोई नहीं है और इसकी लड़ाई पहले से ही चलती आ रही है। तर्क ये दिया जा रहा था कि जो भाई एक बार जीत के आया है उसे नहीं बनाया जाएगा। अब क्या लगता है कि इसकी दावेदारी कांग्रेस की तरफ से बढ़ जाएगी, कांग्रेस की महिला विधायकों की तरफ से? नहीं, देखिए, ये रह करके इस तरीके का सवाल उठता है और कोई पहली दफ़ा नहीं है। जब पिछली सरकार थी रघुवर दास के नेतृत्व में, और चूंकि 12वां मंत्री का जो पद है वो उस सरकार में भी खाली था, और चूंकि हेमंत सोरेन की सरकार में भी 12वां पद जो है मंत्रिमंडल में वो खाली है, इसीलिए ये सवाल उठता है। और चूंकि आप ही के सवाल में जवाब है कि बार बार यह बोल दिया जाता है कि जो सीनियर्स लोग हैं उनको मौका मिलेगा, और कांग्रेस को जो 4 मंत्री का जो कोटा मिला है ऑलरेडी है। अब ये भविष्य के गर्त में है कि कांग्रेस पार्टी कैसे और क्या डिमांड करती है। एक आंकड़ा हम आपके पास रखते हैं जो दर्शकों को जानना जरूरी है कि 2019 में जो है 19 का जो चुनाव हुआ था, उस समय आजसू पार्टी यानी कि सुदेश महतो की पार्टी जो है अलग अलग लड़ रही थी, बीजेपी और आजसू अलग अलग। मांडर में जो वोट आए थे उसके जो आंकड़े हैं वो 2019 में, चूंकि देव कुमार धान चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के टिकट पे, उस बार पिछली बार जो है उनको 63,364 वोट मिले, और आजसू को मिला था 15,708 वोट। कैंडिडेट का नाम याद है? आजसू के हेमला, हाँ, वो इस बार, हाँ, इस बार वो प्रचार कर रही थी। लेकिन चूंकि इस बार एनडीए के साझा उम्मीदवार के तौर पे गंगोत्री कुजूर लड़ रही थी, तो एक उम्मीद था खास करके भाजपा के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में और भाजपा के समर्थकों में कि एनडीए जब चुनाव लड़ रहा है तो भाजपा और आजसू का जो गठजोड़ हुआ है उसका बेनिफिट्स मिलेगा गंगोत्री कुजूर को। लेकिन आप इन वोटों को जोड़ भी लें, हालांकि सही बात है कि आप जोड़ करके ऐसा कुछ 2-2-4 नहीं होता है, 2-2-5 भी नहीं होता है, 2-2-3 भी नहीं होता है, इस टाइप से मधुपुर में भी यही गणित लगा चलता है। लेकिन मधुपुर में सुदेश महतो जो है वहाँ पे कैंपेनिंग नहीं कर रहे थे। यहाँ पे खुलकर के जो है सुदेश महतो आए, कैंपेनिंग किए, उनके लोग कैंपेनिंग कर रहे थे। भाजपा के 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो है जो राज्य में सेवा दे चुके हैं, चाहे वो अर्जुन मुंडा हों, अभी केंद्रीय मंत्री के तौर पे हैं, बाबूलाल मरांडी हों, अभी भाजपा विधायक दल के नेता हैं, रघुवर दास जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा में, ये लोग लगातार कैंपेन कर रहे थे। और इन लोगों को ये लग रहा था कि 3 उपचुनाव चूँकि भले ही हारे हैं, लेकिन ये वाला जो उपचुनाव है वो 2.5 साल के बाद हो रहा है। और इन लोगों की उम्मीद इसलिए भी थे सनी कि आप देखिए कि पिछला 1.5-2 महीने का अगर राजनीतिक समीकरण या फिर राजनीतिक माहौल देखेंगे झारखंड का, तो लगातार गठबंधन सरकार के खिलाफ रही है। मसला ईडी का हो, चुनाव आयोग का हो, कोर्ट में हो, सोशल मीडिया में जो परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, लगातार इन सारे सवालों को जो बीजेपी लगातार उठा रही थी, वो कहीं ना कहीं जो है ये चुनाव का जो परिणाम है। क्योंकि देखिए, जो भी आप कुछ भी आरोप लगा लीजिए, कहीं से भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आखिरी में जो है आपको आना है जनता के पास। आप जनता के पास आते हैं और वही जनता तय करती है कि आपका फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या होगा, पॉलिटिक्स में आप आगे कैसे सस्टेन करेंगे। तो यहाँ पर जो है कुल मिला के भाजपा को तो पटखनी मिली है। अब 2.5 साल के बाद चुनाव हो रहा है, कई सारे मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, मुख्यमंत्री अपने ही वायदों को जो है बोल करके पलट जा रहे हैं, उसको आप मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। बिजली की समस्या है, मांडर में सड़क की समस्या इतनी बड़ी है, लेकिन ये सब मुद्दा वहाँ पे उस तरीके से जनता से कनेक्ट नहीं करा पाई बीजेपी। और अब देखिए कि सिर्फ 3 पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, एक और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, वो भी लगातार कैंपेनिंग की। भाजपा के दर्जनों विधायक जो है लगातार कैंपेनिंग करते रहे। छोटे बड़े कार्यकर्ता जो है अलग अलग प्रखंडों में उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी, अलग अलग गाँवों तक में ड्यूटी लगा दी गई थी।
यहाँ तक ये भी जिम्मेवारी थी कि भाई आपको मतदान के दिन जो है लोगों को घरों में नहीं रहने देना है, आपको ले करके आना है मतदान तक। इतनी जिम्मेवारी लोगों को दे दी गई थी। फिर भी अगर आप 23 हज़ार वोट से अगर आप हार रहे हैं उपचुनाव में, तो ये भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। और हाल के दिनों में और ये जो पिछला पूरा जो 4 उपचुनाव में जो जीत दर्ज किया है महागठबंधन, वो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आने वाला 2024 का जो चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो, भाजपा के लिए जो है राहें आसान नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल भाजपा के लिए राहें आसान नहीं होने वाली है। मनोज जी ये बताइएगा कि संजय बता रहे हैं कि भाजपा के लिए राहें आसान नहीं होने वाली है, तो क्या इसका असर भाजपा के जो यहाँ शीर्ष नेता हैं, आला नेता हैं, उन पर भी पड़ेगा? कोई फेरबदल या बीजेपी नए तरीके से कोई और रणनीति बना सकती है? बिल्कुल, इसमें कहाँ शक है। पार्टी तो एक्सपेरिमेंट करती रहेगी। पार्टी को वो चेहरा भी चाहिए और वो ताकत भी चाहिए कार्यकर्ता को, जो उनको सत्ता पहुंचा सके। उसके लिए उनके पूरा प्रयास होगा और हर दल करते हैं, वो भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले ये माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था आंसू अलग हो गया इसलिए बीजेपी से मिट गई, हम लोग तीनों मिल के 52 लाख लाए, बीजेपी अपने आप को बोलती थी हम अकेला 50 लाख वोट लेके आए। लेकिन ये जब आंसू का, इससे पहले चंद्र प्रकाश चौधरी भी बेरमो में प्रचार किए थे, ऐसा नहीं है सुदेश नहीं गए थे, लेकिन किए थे इस बार। हाँ, मधुपुर का आप जहाँ तक बात करते हैं, तो हमारा ये कहना है वहाँ भी आंसू का कैंडिडेट भी नहीं था मधुपुर से। तो अब इस समीकरण पे भी क्या पार्टी सोचेगी कि आंसू का साथ हमको कितना साथ दे रहा है, या आंसू भी सोचेगी कि भाई हमारा बीजेपी का साथ कितना साथ दे रहा है, या पुराना वाला ही निर्णय हमारा ठीक था। या फिर इन सब के इतर अब ये सोचना होगा कि जो यहाँ रिजर्व ट्राइबल सीट हैं उनकी संख्या 28 है, बीजेपी के पास मात्र 2 है, बाकी उधर। तो जो 11 सीटें 5000 वोट के अंतर से कम हारी गई, क्या उन सीटों में आंसू साथ रहेगा तो वो जीत होगा, नहीं होगा? इन सब मुद्दों पर अब मंथन होगी। लेकिन सबसे बड़ा मंथन ये करना चाहिए कि चुनाव लड़ाने के लिए जो फोर्स बीजेपी ताकत कार्यकर्ताओं की झोंक रही है या संख्या दिखा रही है कार्यकर्ता की, वो सफिशिएंट नहीं है। आपको जनता से कनेक्ट करना पड़ेगा खुद को। मतलब फेसबुक ट्विटर से ज़मीन पर उतरना होगा। हाँ, नहीं, उनके कार्यकर्ता थे ज़मीन पे कहने के लिए। हर पन्ना प्रमुख देख लीजिए या फिर हर पंचायत में देख लीजिए, 10 पंचायतों का मिला के एक विधायक का जिम्मा मिल गया था। मतलब आप टोला छोड़ सकते हैं, गांव छोड़ सकते हैं, लेकिन हर पंचायत में एक प्रवासी को भी दिया गया कि आप देखिए। वहाँ के कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट ली गई, पूरा यहाँ पे वार रूम बना था, कितना पन्ना प्रमुख ने कितने को वाउचर पहुँचाया। आप तो शुरू से लगातार घूमते रहे, करीब 1 महीना घूमे आप पूरे मांडर विधानसभा। कोई एक सलाह लगातार हार रही बीजेपी को अगर आप देना चाहें? मेरे अनुसार से बीजेपी को उन मुद्दों को उठाना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे तो आप उठाएं ही, और क्षेत्रीय राजनीति भी करते हैं। कई बार क्षेत्रीय पार्टियां ये भूल जाती है कि राष्ट्रीय पार्टियां कि उनके लिए मुद्दा रीजनल लेवल पे रीजनल होता है। एक वो, और दूसरा कि आपको जो भी नया पौधा आ रहा है उसको आपको उसके दिमाग के अनुसार ही समेत ही आपको एडजस्ट करना होगा। मतलब कार्यकर्ता के, हाँ, जो कार्यकर्ता बीजेपी में आए, ये नहीं कि कोई आ गया तो अब उस पर अपना विचार थोप रहे हैं। आप उनकी पहले सुन लीजिए, कार्यकर्ताओं की जो नया आ रहे हैं उनका क्या सोचना है या क्या कहना है। ये नहीं कि हमारे पार्टी का स्टैंड ये है, आपको इसी मुद्दे पे पढ़ना है, इसी पे करना है। तो ये चीज़ एक बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट है। और दूसरा कि ट्राइबल कैसे जुड़े, ये सबसे वाइटल पॉइंट है। अगर झारखंड सवाल यही मेरे दिमाग से थोड़ा स्किप कर गया था, क्या इस चुनाव में इसीलिए बीजेपी इतना जोर लगाकर भी नहीं हार पाई क्योंकि वोटों का जो परसेंटेज था जातिगत आधार पर देखिए, करीब 70,000 मुसलमान थे, फिर ईसाई थे, आदिवासी थे, तो ये जो वोट कटते गया एक एक करके, तो इसका नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी को ज़्यादा इसीलिए। हाँ, तो इसका मतलब तो फिर जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका कोई ट्राइबल में कार्यकर्ता नहीं है। इसका तो मतलब ये भी हुआ कि जो आपके पास दुनिया की जो आप कहते हैं सर्वव्यापी हैं
आप में कोई क्रिश्चियन ईसाई समुदाय का कार्यकर्ता नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ खोल के रखें वो भी बेकार है। अगर बीजेपी कह रही थी लोकसभा में, यही बीजेपी कि हम दावा के साथ कहते हैं कि कांग्रेस से ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, तो आज कहाँ थी वो मुद्दे? तो कई सवाल हैं के आगे आगे और पांडे जी जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। सवाल देखिए, दरअसल 71,796 वोट मिला है गंगोत्री कुजूर को। आप इसको समझिए, ये वोट ये कहाँ कम से मिला? ज़्यादा है। नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा रहता तो ज़्यादा इस लिहाज से हम बोल रहे हैं कि 2014 में जब गंगोत्री खड़ी हुई थी, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 54,000 वोट 54,000 मात्र वोट मिला था। लेकिन 71,796 कम तो जरूर पड़ गया। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि ट्राइबल्स का वोट नहीं मिला, तो ट्राइबल्स का वोट तो मिला है इसमें। आपको नहीं, कम कैसे? आप देखिए बाबा, मैं समझा रहा हूँ आपको कि 1,75,000 ट्राइबल का वोट है। आप मान लीजिए कि 61% जो वोटिंग हुआ 62% के आसपास, अगर उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 1,07,000 8,000 के आसपास जो है, अगर हम लोग सपोज करते हैं कि अगर 1,75,000 का 62% निकालेंगे तो 1,07,000 8,000 के आसपास आएगा। तो 1,08,000 का जो वोट है वो कहाँ गया? वोट 1,08,000 अगर वोट पोलिंग हुआ है ट्राइबल्स का, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को तो मिला है, क्योंकि सदान का जो वोटर्स है, सदान का वोटर सिर्फ 74,000 है। 74,000 को तो टोटल वोटिंग हुआ नहीं, 74,000 का भी 61% पे आई है, तो उसके हिसाब से 45-46,000 वोट पड़ा। इस बात को किसी बल्क को जब रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा कोर वोटर है, हर पार्टी में सभी को मिलता है। मुसलमान वोट भी बीजेपी को मिलता है, जो कार्यकर्ता है, जो क्रिश्चियन है वो भी देगा। लेकिन जो बल्क मैसेज है वो एसटी का नहीं मिला, और बल्क वोट मिला है, जिताऊ वोट नहीं के मिला। अनुसार कितना परसेंट वोट मिला? कम से कम 30+ वोट मिला है। 30,000 प्लस वोट जो है ट्राइबल्स का बीजेपी को मिला है। नहीं तो ये आंकड़ा जो है ना 71,000 का कैसे आ पाएगा? आप देखिए ना इसको, आप पहले हमको कंप्लीट कर लेने दीजिए। 74,000 मात्र वोट है सदान का, जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं। 74,000 का 61% जोड़िएगा तो मैक्सिमम 43-44,000 के आसपास आएगा। 44,000 का अगर मैक्सिमम वोट भी अगर पड़ा होगा 44 में से 35,000 भी अगर बीजेपी को मिलता है तो 35,000 वोट हो गया। बाकी का वोट है मुसलमानों का, मुसलमान का वोट है 75,000 के आसपास, उसका भी आप 61% जोड़ लीजिए। क्रिश्चियन का वोट है 30,000 के आसपास, उसका क्रिश्चियन का वोट टोटल बंधु तिर्की के पास ज़्यादातर गया है। मुसलमानों का वोट ज़्यादातर बंधु तिर्की के पास और देव कुमार धान को मिला है। तो ये जो 35,000 के बाद का जो वोट है 71,000, वो तो ट्राइबल्स का ही वोट है ना। थोड़ा बहुत मुसलमान का वोट मिला होगा, 1,000 2,000 500, क्रिश्चियन का 1,000 मिला होगा। लेकिन बाकी का जो 30,000 प्लस जो वोट है वो किसका वोट है? तो ट्राइबल्स का वोट मिला है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। आप अभी हम लोग इतने देर जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें अभी हम लोग ओवैसी का जिक्र ही नहीं किए, AIMIM का जिक्र ही नहीं किए। हालांकि जिस तरीके से ओवैसी को आधार बनाया जा रहा था, हम लोग भी जब कवरेज कर रहे थे और लगातार जब ओवैसी का सभा हुआ, मुख्यमंत्री के सभा के ठीक पहले तक जो है मीडिया में या फिर जब हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे विधानसभा के क्षेत्र में, मांडर विधानसभा में, तो हम लोग भी ये अनुभव कर रहे थे कि जो खास करके जो यूथ मुस्लिम वोटर है वो सीधा जो है ओवैसी की पार्टी का जो समर्थित उम्मीदवार हैं देव कुमार धान, उनके पास जा रहा है। वजह क्या था? वजह सिर्फ ओवैसी का सभा नहीं था, वजह था कि पिछले 10 जून को जो हिंसा हुई रांची में और जो 2 युवकों की जो हत्या हो गई, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ जो है अंडर करंट चल रहा था। लेकिन इन सब पर भारी पड़ा, जो दर्शकों को जान करके काफ़ी मतलब ये लोग चौंकेंगे भी और इनको बताना भी ज़रूरी है, जो कि ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही थी, जो चर्चा चल रही थी, जो मुसलमानों के अंदर जो स्प्रेड किया गया। चूँकि देव कुमार धान जब राम मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, तो उस दौरान देव कुमार धान ने जो है मिठाइयाँ भी बांटी थी, वो मिट्टी भी लेकर के गए थे यहाँ से राम मंदिर निर्माण को लेकर के। और इसके अलावा देव कुमार धान का जो है एक वीडियो बाइट, एक झारखंड से ही चलने वाला एक चैनल है, उस चैनल पे जो है उनका एक बयान आया था, पुराना बयान था, जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे पिछले दफ़ा जब चुनाव में 2019 में। तो उस दौरान का बयान जो है इस चुनाव में पूरा वायरल हुआ। ये 3 चीज़ें जो है
देव कुमार धान के लिए जो है मुश्किल नुकसानदेह हुआ। नहीं तो ये जो अंतर है ना 23,690 का, 23,690 पहले से कम वोट दिए। पिछले दफा से भी कम। आप देखिए कि ये सब पिछले बार जो शिशिर लकड़ा थे AIMIM का जो कैंडिडेट थे उनको तकरीबन 23,000 समथिंग वोट था। देव कुमार धान चूंकि ट्राइबल्स में और खास करके लापुंग के इलाके में माने जाते हैं कि ट्राइबल्स का भी उनको पकड़ है, उसके बावजूद 22,000 के अंदर सिमट गए। तो आप समझिए कि मुसलमानों का वोट तो बंधु के पास ही गया है ना। अब तो ज़्यादा अगर मान लिया कि 1,500 या 200 400 वोटों को छोड़ दिया जाए तो कोई ये तो क्लेम नहीं कर सकता है कि बीजेपी के पास चला गया है मुसलमानों का वोट। तो ये जो बीजेपी का वोट है वो बिल्कुल सादान और ट्राइबल्स का ही वोट है। ये जो 71,000 वोट है, तो इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ट्राइबल्स का वोट नहीं मिला बीजेपी को। कार्यकर्ता मेरे लिहाज से कार्यकर्ताओं का वो वोट था जो उसका कोई फैक्टर नहीं होता। चुनाव में वही कोर वोटर होता है जिसका 60% से ज़्यादा पोल हुआ आपके पक्ष में। तो अभी ट्राइबल बेल्ट में, और ये भी नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हाँ, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी सबसे प्रिय हैं ट्राइबल, हाँ। लेकिन ये चुनाव ये बता दिया कि कांग्रेस भी ये दावा के साथ कह सकती है कि नहीं, हमारे पास भी ट्राइबल लीडर हैं, हमारा भी जनसंख्या ट्राइबल लीडर में उतनी ही अच्छी है जितना आप है, थोड़ा कम और बेसी हो सकता है। तिर्की का कद और बढ़ेगा निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि बंधु तिर्की का पार्टी में भी कद बढ़ेगा, ऐसे भी उनको पिछले कार्यकारी अध्यक्ष राजनीति में, झारखंड की राजनीति में भी, क्योंकि कल तक तो ब्लेम उनको ये कहा जा रहा था कि आप बाहरी हैं, JVM से आए हैं। अब कौन उनकी और ये खुद अपने आप में क्या कहते हैं कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो वर्किंग प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने में भी देर नहीं लग सकता है, पार्टी की इच्छा होगी, या फिर उनको और कोई बढ़िया जिम्मेदारी दी जा सकती है कि पूरे राज्य भर में घूम के आप ट्राइबलों के बीच ये बताइए कि कांग्रेस आपके साथ है और कांग्रेस करेगी। तो बिल्कुल एक कहानी के पीछे कई कहानियाँ छिपी हैं और उस कहानी के पीछे कई मैसेज भी है। जैसा कि मनोज जी ने बताया कि बंधु तिर्की का मामला जो है और प्रदीप यादव का मामला विधानसभा में भी चल रहा है कि भाई उनकी विधायकी रहेगी कि नहीं रहेगी, और तब तक उनकी विधायकी चली जाती है आय से अधिक संपत्ति मामले में। उनकी बेटी फिर कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आ जाती है। तो अब जाहिर सी बात है कि कद न सिर्फ बंधु तिर्की का बढ़ेगा बल्कि महागठबंधन की सरकार का भी कद इस जीत के बाद बढ़ेगा। हेमंत सोरेन जो इस महागठबंधन के चेहरे हैं उनका भी कद बढ़ेगा। सोचने वाली बात सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं के लिए है, मंथन करने के लिए है कि अब आने वाले दिनों में करीब 2.5 साल बाद जो चुनाव होगा उस चुनाव में वो कैसे किस रणनीति के साथ मैदान में उतरती है, ताकि ये दिन देखना न पड़े। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in